हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। मिनर्वा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जो चेतन कुटी के नजदीक बेनीपट्टी है। पिछले लेक्चर में आपको बताए थे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, जो पूरा विस्तार से आपको बताए थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। आज हम बेसिकली जानेंगे कूलम्ब्स लॉ पे, और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जिसको हम लोग जो है सो कवर करेंगे। निश्चित रूप से आप देखेंगे क्या है कूलम्ब्स लॉ। यहाँ से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ऊपर में क्या दिया गया है, कूलम्ब्स लॉ। जो आप अगर एग्जाम में याद रखेंगे, सिर्फ आपको व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ पूछे 2 मार्क्स में, तो उसका डेफिनेशन लिख देना है। तो कूलम्ब्स लॉ है क्या, पहले उसका डेफिनेशन देखिए। द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। मतलब स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, विराम। पॉइंट का मतलब छोटा। स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ध्यान से देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यहाँ पर देखिए समानुपाती, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है सो। एक तो यहाँ पर Q1 और दूसरा ले लिए प्लस यहाँ पर Q2, दो चार्ज है, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर ले लिए R। ठीक, ये डिस्टेंस क्या है यहाँ पर R। क्या कह रहा है, इन दोनों चार्ज के कारण जो फोर्स लगा, मान के चलिए यहाँ पर फोर्स है F, तो ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज, यानी कि दोनों चार्ज के गुना, दोनों चार्ज को गुना कर दीजिए, Q1 और Q2 दोनों चार्ज के गुना का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। और क्या करा, ध्यान से देखेंगे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कह रहा है दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, लेकिन इनवर्सली। ध्यान से देखिए, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R है, R स्क्वायर है, लेकिन इनवर्सली है। इक्वेशन सेकंड, दोनों को कंबाइंड कर दीजिए। जब दोनों को कंबाइंड करेंगे, तब जब दोनों को एक साथ करके लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2, नीचे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनल टूटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, वो आपको पता ही है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 और R स्क्वायर। अब यहाँ पर बात ये आ गया, जो आखिर K है क्या, तो ध्यान से देखिए, यह जो K है ना, K है कूलम्ब्स कांस्टेंट। K को हम लोग क्या बोलेंगे, कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट। ध्यान से देखेंगे, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, V प्रोपोर्शनल I, V समानुपाती I। ठीक है, देखिए V प्रोपोर्शनल जो पढ़े होंगे I, जब प्रोपोर्शन टूटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है। आपको पता है ना, V बराबर जो होता है I, R एगो नियतांक के जो कांस्टेंट है, पता है कि नहीं पता है, सभी को पता है। उसी प्रकार के जो प्रोपोर्शन टूटा है तो कांस्टेंट आया है, जिसका नाम दिए K, और K को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट, तो सभी को पता है। अब ध्यान से देखेंगे, या जो K जो बराबर जो वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। हम इप्सिलॉन नॉट बढ़िया से जिक्र करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ER, एगो होता है EM, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी कूलम्ब्स लॉ के बारे में समझें। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में क्या कहा गया था, दोनों चार्ज के मल्टीप्लाइड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखते हैं ना, व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर है, यहाँ पर समानुपाती है, लेकिन समानुपाती किसका है, दोनों चार्ज के गुणनफल, मतलब दोनों चार्ज गुना का समानुपाती है, लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में डेफिनेशन है। और ये चार्ज कौन सा है, स्टेशनरी चार्ज है, स्थिर चार्ज है, देखते हैं ना, स्थिर पॉइंट चार्ज ये करके। तो यहाँ पर आपको बता दिए इस तरह से, F ये प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा उसका जब टूटा तो क्या आया, K का वैल्यू यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में इप्सिलॉन के बारे में बताएंगे आपको हमें। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, K का वैल्यू जो होता है 9 × 10⁻⁹। ये देखिए छोटी छोटी बात बता रहे हैं, लेकिन परफेक्ट तरीके से बता रहे हैं, जो एग्जाम में एक बार में कई बार पूछा गया है। एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, और ये इस बात को विश्वास लेकर के चलें, जो हम आपको पढ़ाएंगे उससे बाहर एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, इसीलिए पूरा टॉपिक को, पूरा कंसेप्ट को क्लियर हम करते हुए चलेंगे।
के का वैल्यू है। अब के का कभी कभी यूनिट भी पूछा है, तो यूनिट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये फोर्स है ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या है, के है। चार्ज का होता है कूलम, कूलम। फिर एक और चार्ज है तो फिर से कूलम दे दीजिए। आर स्क्वायर, आर को डिस्टेंस है, डिस्टेंस दूरी का मतलब होता है मीटर। आर स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये इससे गुना हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये गुना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कूलम स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यानी कि इसके का वैल्यू कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, ध्यान से देखिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, पैक कर दिए। के का जो यूनिट हो जाएगा यहाँ पर है, वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पर जो है कूलम स्क्वायर। तो के का वैल्यू कितना हो गया, 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको हम लोग ई नॉट भी कह देते हैं ना, देखिए यहाँ पर ले दिए ई, यहाँ पर 0 लगा दिए, तो इसको ई नॉट भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये है, ध्यान से देखिए, ये चार्ज प्लस, ये भी चार्ज प्लस है, तो प्लस प्लस चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, तो उसको रिपल्सन फोर्स लगेगा, ये है। यानी कि ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखना है, चलिए इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, आप लोग को बहुत ही बारीकी तरीके से, ध्यान से देखिए, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इस पे वो फोर्स लगा, Q2 पे वो फोर्स लगा, इसका नाम है F2, यहाँ पर दे दिए 1, यानी कि F21 का मतलब क्या हो गया, यानी कि Q2 पे फोर्स लगा F1 मतलब Q1 के कारण। ये जो फोर्स लगेगा यहाँ पर है, यहाँ पर लिखेंगे F12। तो F12 क्या है, तो पहले ये समझिए, पहले हम यहाँ पर लिख लेते, देखिए F21 का मतलब क्या हो जाएगा, F21 का मतलब यहाँ पर हुआ है, ध्यान से देखेंगे, फोर्स ऑन Q2, क्योंकि पहले देखिए 2 है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी कि Q2 पे फोर्स लगा Q1 के कारण। F21 का मतलब ये हुआ। अच्छा, F12 का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए, फोर्स ऑन Q1, ध्यान से देखेंगे, ड्यू टू Q2, आप लोग समझ गए होंगे। कहीं पे भी देखेंगे F21, F12 या F31, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये बात आपको समझा देंगे। फोर्स ऑन Q2 यानी कि Q2 पे फोर्स लगा Q1 के कारण, इसलिए F21। यहाँ पर जो F12 का मतलब क्या हो गया, F1 पे फोर्स लगा F2 के कारण, लेकिन दोनों चार्ज प्लस प्लस, इसीलिए रिपल्सन वाला फोर्स लगा। तो ये भी आपको बता दिया है। और देखिए यहाँ पर जो है सो, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर जो है सो प्लस Q1 है और यहाँ पर जो है सो माइनस Q1 है, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R है, तब यहाँ पर फोर्स कैसे लगेगा, देखिए फोर्स लगेगा F1 पे, F12, एक मिनट, ये जो है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे Q2, ठीक है। तो Q2 पे फोर्स कौन सा लगा, Q2 पे फोर्स लगेगा, देखिए यहाँ पर F21। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए ये प्लस में और माइनस में है, तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, एट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा, ये आकर्षण वाला फोर्स लगेगा, ठीक है। और प्लस प्लस चार्ज है, यानी कि सेम है, प्लस प्लस रहे, चाहे यहीं पर माइनस माइनस रहे, तो रिपल्सन वाला फोर्स लगेगा। ये आपको प्रॉपर्टी जो चार्ज में बता भी दिए थे। तो फिलहाल आपको कूलम्ब्स लॉ अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। जो F यहाँ पर प्रोपोर्शन था Q1 Q2 बटा R², जब टूटा तो कांस्टेंट आया K का वैल्यू, K को बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसका वैल्यू होगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इतनी सारी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। निश्चित रूप से अगर आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो डायरेक्ट डिफिनेशन पूछेगा, अगर आपको 4 नंबर में 5 नंबर पूछेगा तो डिफिनेशन के साथ पूरे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। कभी कभी आप याद रखेंगे जो कूलम्ब कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ दिया जाता है, जो क्लास 11 का यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशनल फार्मूला बहुत ही विस्तार से पढ़ाए हुए हैं, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर आगे चलिए अगले स्लाइड की तरफ, क्या कह रहा है। हाँ, यहाँ पर क्या है, कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन। देखिए, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का कुछ सीमा है, मतलब कूलम्ब्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कूलम्ब्स लॉ का कहाँ पे उसका वो कार्य करता है, कूलम्ब्स लॉ नहीं करता है, वो सब के बारे में समझिए। यहाँ पर क्या लिया है, पॉइंट चार्ज के लिए ही सही है। हाँ, कूलम्ब्स लॉ हमेशा छोटा चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए सही है, देखते हैं ना। यहाँ पर भी क्या दिया है,
यह नियम केवल बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज पर लागू होता है, बड़े आकार के चार्ज बॉडीज पर सीधे लागू नहीं होता है। ये इसका लिमिटेशन बता रहे हैं। दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू लार्ज चार्ज बॉडी। ये बहुत सिंपल है, आप लोग समझ गए हैं। मतलब पॉइंट चार्ज छोटे चार्ज के लिए जो है सो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है, बड़े चार्ज के लिए एप्लीकेबल, मतलब वो क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये कर रहा है तो सीधे लागू नहीं होता है, लेकिन उसका एक अलग तरीका है जो आपको आगे चल करके बताएंगे। इस बात को आपको ये लिमिटेशन का समझ में आ गया होगा। चार्ज एट रेस्ट, कूलम्ब्स लॉ होगा तो याद रखिएगा चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए, रेस्ट पर, विराम में रुका होना चाहिए। यह नियम केवल स्थिर, देखो ना, स्थिर आवेश के लिए सही है। यदि आवेश गति में हो तो चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है। सिंपल सी बात आपको पता होगा, ध्यान से देखिए। यह चार्ज यहाँ पर क्या, ध्यान से देखिए, ये रेस्ट है। अगर चार्ज जो ही मोशन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोशन में, तो चार्ज जब ये मोशन में आएगा तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। कौन सा करंट बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। चार्ज का मोशन होना ही करंट बन जाता है, और जब करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। इसीलिए हमेशा ये बात को याद रखिएगा, जो कूलम्ब्स लॉ में जो होता है तो हमेशा उसके लिए चार्ज रेस्ट पे रहना चाहिए लेकर के, है ना। दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी चार्ज, इफ चार्ज आर मूविंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑल्सो कम इनटू प्ले। तो ये आपको आगे बताएंगे हम, जो है सो मैग्नेटिक फील्ड वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें, तो आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे लेकर के इसमें। फिलहाल अभी कूलम्ब्स लॉ को लिमिटेशन जो कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ पर एप्लीकेबल है, उसके बारे में जानिए और समझिए। आगे देखिए, आगे हाँ ये देखिए मीडियम के बारे में, ध्यान से देखो बाबू इसके बारे में। मीडियम के बारे में क्या कहा, देखिए, यह नियम निर्वात वैक्यूम या समान माध्यम यूनिफॉर्म मीडियम में ही सही परिणाम देता है। यह मीडियम निर्वात खाली, देखते ना, या समान माध्यम वाला, माध्यम समान होना चाहिए यानी यूनिफॉर्म मीडियम होना चाहिए, उसी में जो है सो ये सही परिणाम देगा, नहीं तो वो नहीं देगा। दिस लॉ गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट ओनली वैक्यूम या यूनिफॉर्म मीडियम होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब मीडियम बदले नहीं, है ना, मीडियम जो है सो, माध्यम जो है सो बदले नहीं। आगे मीडियम के बारे में भी बताएंगे, आप लोग पूरा लास्ट तक देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा लेकर के। है मीडियम क्या है उसके बारे में आगे दिया गया है, इसीलिए बने रहे, लास्ट तक देखते रहे। चौथा नंबर क्या है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस एटॉमिक लेवल, कह रहा है बहुत छोटे स्तर जैसे कि परमाणु के अंदर यह नियम सही से लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ क्वांटम प्रभाव होते हैं। At very small distance, like inside an atom, this law fails due to quantum effect। हम लोग समझ में आ गया है, जो वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, सही से काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ अब समझिए, ये परमिटिविटी यानी ई क्या है, व्हाट इज परमिटिविटी के बारे में समझना है। ध्यान से देखिए, ये जो देखते हैं ना परमिटिविटी, किसी माध्यम देखिए मीडियम, वह प्रॉपर्टी है जो बताती है कि वह माध्यम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ करता है। वह माध्यम, वह स्पेस है, वह जगह, वह क्षेत्र है, यह बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ करता है, कितना अलाउ नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कहाँ से, चार्ज से बनता है। आपको बताएं, आगे बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। देखिए प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और माइनस चार्ज में समा जाती है, तो आगे बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी। वैसे जो ऑब्जेक्टिव बताए थे चैप्टर 1 का, तो उसमें एक जगह प्रश्न था ऐसा जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा विस्तार से बता दिए थे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। टोटल हमको लगता है 30 क्वेश्चन बताए थे लेकर के, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, समझिए क्या बता रहे थे लेकर के, जो इसको सरल शब्दों में यहाँ बताई दे। यह बताता है कि किसी माध्यम में चार्ज के बीच लगने वाला बल कितना कम या ज़्यादा, इसी को थोड़ा इजी वे में बताया गया है, कम या ज़्यादा होगा, है ना। इसी को इंग्लिश वर्ड में देखिए, परमिटिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम दैट डिस्क्राइब्स हाउ मच इट अलाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट इन सिंपल वर्ड्स में देखिए क्या कहा था, इट टेल्स हाउ मच द फोर्स बिटवीन चार्ज इज रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड इन ए मीडियम। देखिए इसी को सिंपल बताया गया है, क्या कहा गया है जो है सो, तो किसी भी माध्यम में, कोई माध्यम से कि हवा एक मीडियम है, उसके बाद पानी एक, उसका पानी का अलग मीडियम है लेकर के। आप लोग पढ़े भी होंगे, जो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होता है, लाइट की जो चाल स्पीड जो होती है ज़्यादा होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और किसी और मीडियम में चले जाते हैं तो उसकी तुलना में कम हो जाए, जैसे वाटर में जो है उसका कम हो जाता है लेकर के, ये है ना। फिर डायमंड में, तो मतलब सब मीडियम का अलग अलग जो है सो लेकर के ये होता है लेकर के, स्पीड लाइट का है। उसी तरह से मीडियम देखिए, हवा खाली है, विद्युत हवा है, वाटर एक मीडियम है, और डायमंड के बारे में बता दें भी मीडियम है।
तो आप लोग मीडियम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में होंगे कि यहाँ पर क्या कहा है, ये बताता है कि किसी माध्यम में चार्ज के बीच लगने वाला बल कितना कम या ज्यादा है। तो आप लोग मीडियम के बारे में समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए हाँ देखिए बहुत सारे बात यहाँ पर दिया गया है, छोटे छोटे बात सब दिया गया है। चलिए हम जो बता रहे समझिए, यहाँ पर आपको लिख दिए ई, कहीं कहीं इसको जो है ना या देते हैं ई एम, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ध्यान से देखते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर लिख लिए हम लोग है क्या, यहाँ पर देख लीजिए ई, यहाँ पर लिख दिए 0। ठीक है ना, देखिए तो ई 0 को हम लोग बोलते हैं क्या, देखिए परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको बात समझ, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और यहाँ पर एक होता है ई आर। ई आर क्या होता है, ध्यान से देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी 3 बता दिए हैं। एक देखिए यहाँ पर जो देखते हैं ई जो होता है ना, यहाँ पर जो 0 लगा दिया है तो ई को हम बोलते हैं इप्सिलॉन। ठीक है ना, और 0 लगा दिए तो नॉट, इप्सिलॉन, इसको इप्सिलॉन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया लेकर के। एक रिलेशन हमेशा याद रखना, ई बराबर होता है ई नॉट इंटू में ई आर। कहाँ से आया सबको बताएंगे हम। ई अच्छा कहीं कहीं ई में यहाँ पर एम भी लगा रहेगा। ठीक है ना, देखिए ई नॉट इंटू में ई आर। ठीक है, ध्यान से देखते जाए, देखिए कभी बता दिए ई सीधे ई एम रहेगा तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, देखो एम फॉर मीडियम, देखते एम लिखा है। ई नॉट का मतलब क्या, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी कि यह जो है एयर का मतलब ये कह रहा है। ध्यान से देखेंगे, जैसे कि ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर एफ बराबर को फॉर्मूला लिखे के Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है, और के जगह पर हम यहाँ पर लिख लें 1/4 पाई ई नॉट, यहाँ पर लिख लें Q1 Q2 R स्क्वायर। देखते हैं यहाँ पर ई नॉट आ गया। ई नॉट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह कह रहा है, ध्यान से देखिए, जो Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो यह एयर में है, ये किस में है, हवा में है। एयर दे दीजिए, वैक्यूम में, खाली में है। ठीक है ना, मतलब परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसका मतलब यानी कि यहाँ पर अगर EM आ गया तो इसका मतलब ये दोनों चार्ज कोई ना कोई मीडियम में है। अगर यहाँ पर ई नॉट है तो इसका मतलब वो खाली में है या तो हवा में। ठीक है ना, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। ये है तो ये इसीलिए आपको इस तीनों के बारे में विस्तार से बता दिए हैं। अब यहाँ पर यह समझना है, जो यह रिलेशन EM बराबर ई नॉट इंटू ई आर कहाँ से आया है। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छोटे छोटे बात को पहले समझिए। छोटे छोटे बात को क्या समझना है, जो एग्जाम में कितना बार आ चुका है। पहला बात ये समझना है, जो ई नॉट बराबर होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12, और ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर बट्टा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एग्जाम में कितना बार आ चुका है मेरे प्यारे मित्र, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये ई नॉट का जो वैल्यू है, तो ई नॉट का वैल्यू जो है 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर बट्टा में न्यूटन स्क्वायर, ये कहाँ से इसका यूनिट आया है, इसके बारे में समझिए। आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नोट कर लिया ना, जल्दी से बताएं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम आगे आपको बताते हैं लेकर के। अच्छा इधर थोड़ा भर गया है, तो पीछे कर लेते ताकि मुझे जगह मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर जगह मिल गया है ना, तो ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर समझिए क्या हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। हम समझा रहे थे जो 1/4 पाई यहाँ पर ई नॉट है, इसका वैल्यू हम लिखे थे 9 गुने 10 के पावर 9। इसका यूनिट हम लोग क्या लिखे थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए इसको वैल्यू को छोड़ दीजिए, 1/4 पाई को भी हटा दीजिए, तो बचेगा इधर क्या 1 बनेगा ई नॉट, इधर सिर्फ यूनिट को लिख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जो ही इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ई नॉट बट्टा में 1, इसको भी पलट दीजिए तो कूलम स्क्वायर बट्टा में कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि ई नॉट का यूनिट जो हो जाएगा तो कूलम स्क्वायर बट्टा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपको याद नहीं करना पड़े, इसीलिए आपको इस तरह से बता दिया है। तो आपको क्या बता है, जो ई नॉट का वैल्यू जो होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर, और नीचे में क्या लिख दिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इन बातों को आप लोग जो है सो याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आपको निश्चित रूप से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए,
आप लोग नोट बनाते चलेंगे, ठीक है ना। जो आप खुद से जो नोट बनाएंगे ना तो उसका एक अलग वैल्यू होता है लेकर। यहाँ पर दिया गया क्या, कूलम्ब्स लॉ, परमिटिविटी एंड कूलम्ब्स लॉ, इन सब के बारे में बताया गया था, जो विस्तार से बताया गया है। वैक्यूम परमिटिविटी देखते हैं, इग्नोर से डिनोट किया गया यहाँ पर है, निर्वात में परमिटिविटी, इसका वैल्यू यहाँ पर ये है जो भी। हाँ, एक बात और समझिए, बहुत सारे बात आपको समझना है, बहुत सारे बात को आपको समझना है, ठीक है ना। इसको आगे स्लाइड को बढ़ा देते हैं, जगह दी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दे दिया है, ई आर बराबर ई बट्टा में ई नॉट। देखते हैं यहाँ पर जो ई जो दिया है ना, इसको हम लिख सकते हैं ई एम बट्टा में क्या लिखेंगे, ई नॉट। ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है आपको, जो ध्यान से देखिए, एगो फोर्स बराबर फॉर्मूला बताए थे आपको, 1/4 ई नॉट Q1 Q2 बट्टा में यहाँ पर क्या लिख दिया, आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो था ना, ये एयर का था, यहाँ पर लिख लीजिए एयर, मतलब एयर में अगर दोनों चार्ज इसके लिए है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं एफ एम, तो इसका फॉर्मूला तब क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा 1/4 यहाँ पर लिख लीजिए मीडियम, यहाँ पर लिख लीजिए Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग सेकेंड से भागा दे देते हैं, फर्स्ट को भागा दे देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एयर मतलब हवा वाला फोर्स और मीडियम वाला फोर्स, ठीक है। हवा वाला फोर्स जो है उसका वैल्यू यहाँ पर क्या है, इसका वैल्यू यहाँ पर 1/4 Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, ये है। तो जब हम इसके बट्टा में ये रखेंगे तो ये वाला से वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा आपको 1/4 ये इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आएगा 1/4 यहाँ पर आ जाएगा क्या, ई एम। अब बट्टा का बट्टा पलट करके गुना हो जाएगा, यानी कि 1/4 ये इप्सिलॉन बट्टा का बट्टा पलट दीजिए तो 4 ई एम, और बट्टा में यहाँ पर 1, बट्टा का बट्टा पलट करके गुना हो जाता है, तो 4 से 4 कट जाएगा। जब कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ई एम बट्टा में ई नॉट। तो ये ई एम बट्टा में जो ई नॉट होता है तो यही क्या कहलाता है, यार, ठीक है। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो एक नया कंसेप्ट आपको यह समझ में आया है, क्या समझ में आया, ध्यान से देखेंगे। अगर फोर्स एयर में है, बट्टा में फोर्स मीडियम में है, तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, ई एम, ध्यान से देखिए, ई एम बट्टा में ई नॉट, और यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा, यार, ठीक है। तो ये रिलेशन को हमेशा याद रखेंगे, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बता दिया है। यहाँ पर तो सिर्फ लिखा गया था, आपको अच्छे तरीके से समझा दिए। रिलेटिव परमिटिविटी, हाँ याद रखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डायरेक्टली कांस्टेंट भी एक इसका नाम है, क्या नाम इसका, डायरेक्टली कांस्टेंट। किसी माध्यम के परमिटिविटी और वैक्यूम परमिटिविटी का अनुपात को कहते हैं, वही वाला बात है ना भाई, देखते ना, इसके अनुपात को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। निश्चित रूप से आपको पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। निश्चित रूप से इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही डीपली डिफाइंड आप लोग को कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे इस पर, चलिए।